आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त और जेएनयू के मेरे सीनियर संजय जी, और उनकी एक बहुत यूनिक हॉबी है जंगलों में जाकर जानवरों के फ़ोटो खींचना। तो उसी के बारे में अब इनसे बात करेंगे। संजय जी, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। लक्ष्मण जी, मेरा नाम संजय यादव है। मैं पढ़ाई से मैं एक इंजीनियर हूँ। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज आईईटी जो सीतापुर रोड पे, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद मैं करीब 2 साल नौकरी किया प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद दिल्ली में ही नौकरी किया, और उसी नौकरी करने के दौरान मैंने जेएनयू का एडवर्टाइजमेंट देखा और फिज़िक्स में पीएचडी में मैंने दाखिला लिया। और 1 साल वहाँ पे पढ़ने के बाद मैंने जेएनयू में ही एनवायरमेंटल साइंस में दाखिला ले लिया। और उसी दौरान एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करने के दौरान ही मैंने इसकी पीसीएस की और आईएएस की परीक्षा दे रहा था। तो मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया और मैं एक्साइज डिपार्टमेंट यूपी में ज्वाइन कर लिया। अपनी हॉबी के बारे में बताइए कि आपने ये जो फोटोग्राफी, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, इसकी शुरुआत कैसे की, और इसे करने से आपको किस प्रकार का आनंद मिलता है, या जो आपके अनुभव हैं उसे बताइए। और क्या कभी आपने जंगली जानवरों के अंदर किसी भावना को महसूस किया, उससे आपका कभी कोई कनेक्शन बना, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। शौक तो यूँ जन्मा, पहले तो शौक वाइल्ड लाइफ का नहीं, केवल फोटोग्राफी का ही विकसित हुआ। और संभवतः इसका एक कारण तो ये भी था कि कई बार जैसे आप सिनेमा देख रहे हो या कोई मैगजीन में आप तस्वीरें देख रहे हो, और आपको उस तस्वीर को देखने के बाद कुछ अजीब से सेंटिमेंट और इमोशन अगर आपके अंदर जागृत होते हैं, और उसके बाद अगर आप ये सोचने लगें कि उस तस्वीर ने या उस मूवी ने या साहित्य के भी किसी पोर्शन ने आप पर वो असर क्यों डाला, जो असर आप पर पड़ा, अगर आप इस विषय पर आप विचार करने लगेंगे तो धीमे धीमे उस विधा या उस कला के आप एक एमेच्योर किस्म के आप आर्की बनने लगेंगे, और थोड़ा बहुत आप उसको प्रैक्टिस भी करने लगेंगे। जैसे हमने कोई मूवी देखी और उसमें हमने ये पाया कि एक पर्टिकुलर टाइप का सेंटिमेंट हमारे अंदर किसी सीन से जागा, फिर आपने उसको स्टडी किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसी तरह की चीज़ मेरे साथ भी हुई कि जब मैं तस्वीरें देखता था, सिनेमा देखता था, तो मैं ये ऑब्जर्व करने लगा था कि किस एंगल से, कितने डेप्थ ऑफ व्यू, कितना वाइड एंगल है, कितना क्लोजअप है, बैकग्राउंड में क्या है, सब्जेक्ट कितना दूर है, और लाइटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में। इन सब चीज़ों से आप दर्शक के अंदर डिफरेंट किस्म के इमोशंस और असर पैदा कर सकते हैं। ये मैंने बहुत अर्ली एज में रियलाइज़ कर लिया था, पर मैं इसको प्रैक्टिस तो नहीं कर पाया। इत्तफाकन ये हुआ कि मेरे एक सीनियर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, धनंजय सिंह, तो उनके पास एसएलआर थे जिसका वो प्रयोग कम ही करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे, पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा, उन्होंने मुझे दे दिया एक, बोला कि आप तुम उसमें रील डलवाओ और जो फोटोग्राफी करनी करो। तो चूँकि एक महंगा शौक था उस समय, रील भी बड़े महंगे आते थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है 100 रुपये का एक कोनिका और का रील आता था, फिर उसकी धुलवाई के अलग से पैसे लगते थे। तो काफ़ी कुछ मैंने किया फोटोग्राफी, लेकिन चूँकि ये महंगा शौक था और मैं इतना प्रिविलेज क्लास का नहीं था, तो होन तो किया, उसको सब कुछ किया, लेकिन सीख भी गया। उसके जो ग्रामर हैं उनको सीखा, जो उसके टेक्निक्स हैं वो सीखा, लेकिन उसके बाद ये छूट गया। पुनः जब मैं नौकरी में रहा तो 2004 में मुझे मौका मिला कि मैं कॉर्बेट की तरफ जाऊं, और इत्तफाकन गया, और अंदर तो नहीं जा पाया क्योंकि उस समय मौसम, जो सेशन चल रहा था, जुलाई का मौसम था, महीना था, तो उस समय पार्क बंद रहता है। लेकिन मुझे वहाँ की छटा देखकर और दूर से ही उस जंगल को देखकर
और कॉर्बेट की कहानियाँ मैं बचपन में ही पढ़ा था। तो इन चीज़ों को देखकर उनसे मैं आइडेंटिफाई कर पाया और मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। और जब मैं फाइनली गया तो मैं एक DSLR लेके गया, सबसे एंट्री लेवल का, और सीखने लगा। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई। दूसरा, मैं अगर फोटोग्राफी में और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में किसी को अपना गुरु मानता हूँ तो वो आदित्य सिंह हैं, जो रणथंभौर में जिन्होंने अपना एक रिजॉर्ट भी खोला था। और वो अच्छे खासे वो मतलब काफ़ी नामी गिरामी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, जिनकी इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। दुख की बात यह है कि वो करीब 2 बरस हुए वो गुजर गए हार्ट अटैक से। पर मैं उनके यहाँ जाके मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, तो उन्होंने भी मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई। और मुझे याद है उन्होंने मुझसे एक चीज़ ये कही थी कि सबसे कठिन फोटोग्राफी जो है वो वाइल्ड लाइफर्स के लिए वो है लैंडस्केप फोटोग्राफी। और उन्होंने मुझ में ये हुनर देखा था। उन्होंने कहा कि तुम नेचुरल लैंडस्केपर हो। और मुझे उनकी बात ये बहुत सही भी लगी, क्योंकि बाद में भी मैंने देखा कि लैंडस्केप मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आज के ज़माने में जिस तरह के इक्विपमेंट और जिस तरह के लेंस उन लोगों के पास हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्लोजअप्स लेना, 600 mm 1000 mm के लेंस हैं, लो लाइट में लेना, इतने अच्छे अच्छे कैमरे हैं, 6 लाख 10 लाख के इक्विपमेंट हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप क्लोजअप ले रहे हो। चैलेंज ये है कि आप हैबिटेट शॉट्स भी ले रहे हो। और साथ में, ऐसे मैंने शुरू में कहा था, आप सब्जेक्ट को कहाँ पे फ्रेम में रखे हैं, कितना दूर रखे हैं, कितना क्लोजअप है, बैकग्राउंड में क्या है, इन सब चीज़ों के इंटरप्ले के साथ आप प्ले कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि आप अपनी पहचान किसी दृश्य पे छोड़ते हैं। सीन सेम है, अगर 10 फोटोग्राफर हैं, सबके लिए वही दृश्य है सामने, लेकिन हर कोई उसको डिफरेंट ढंग से कैप्चर करना चाहेगा और डिफरेंट ढंग से प्रेजेंट करना चाहेगा। तो ये तो हुआ कि मैं कैसे इस लाइन में घुसा और वाइल्ड लाइफ में ही मैं क्यों ज़्यादा फोकस कर पाया। तो वैसे ऐसा नहीं है कि मैं वाइल्ड लाइफ पे फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम के अभाव में, नौकरी के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो अभी तो फिलहाल उसी में मैं ज़्यादा हूँ। पर मेरा एक दूसरा एक एरिया है, फील्ड, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड लेता हूँ, बहुत रुचि लेता हूँ। और एक क्या है, बल्कि 2 है। एक तो आपका डांस फोटोग्राफी है, और इंडियन क्लासिकल डांस खास करके। और लक्ष्मण जी, आपने कई ऐसी फोटोग्राफ्स मेरे घर में भी देखी हैं। इसके अलावा दूसरा है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का, प्लेसेस का, जैसे हुमायूंस टूम्ब है, ताजमहल है, बौद्ध खंडहर हैं, पुराने मंदिर हैं। इनमें भी मेरी बहुत रुचि है, इनकी भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। और अगेन यहाँ पर मुझे ये पूरा स्कोप मिलता है कि मैं जिस तरीके से उनको देख रहा हूँ और जो सेंटिमेंट मेरे अंदर उभर रहे हैं, हूबहू या कम से कम उसके बहुत करीब जाकर वही सेंटिमेंट अपनी तस्वीरों से अपने दर्शक के सामने, अपने ऑडियंस के सामने वही इमोशन क्रिएट कर सकूं। और मेरे ख्याल से लास्ट में आपने ये पूछा था कि कंजर्वेशन के विषय में मेरा क्या विचार है और हाउ डज इट स्क्वायर अप विद जो वाइल्ड लाइफ का टूरिज्म है। और देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ये दोनों दोधारी तलवार किस्म की चीज़ है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो टूरिज्म से जो पैसा आता है, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं, उनका प्रयोग खास करके, क्योंकि इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ के जो पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वो सरकारी उनको संचालित करती है। तो टूरिज्म से काफ़ी पैसा आ जाता है, जिसको उचित इस्तेमाल करके कंजर्वेशन के एफर्ट्स में खर्च किया जा सकता है। दूसरा एक बहुत ऐसा पहलू है जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग न कहें, पर मैंने ये पाया है कि किसी भी जगह पे अगर वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, कंजर्वेशनिस्ट, भले ही किसी भी क्लास के हों, अपर क्लास के हों, अर्बन ड्वेलर्स हों, उनका कोई ऑर्गेनिक कनेक्शन ना हो उस लैंडस्केप से या वहाँ के जीवन शैली से या वहाँ के लोकल लोगों से, उनसे कोई सरोकार ना हो, उनको जीवन में क्या परेशानियाँ फेस करनी होती है। तो एक मेजर बेनिफिट ये ज़रूर होता है कि कंजर्वेशनिस्ट एक वॉचडॉग के रूप में काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो फेमिलियर हैं कि ये एरिया कंजर्वेशन है, इसमें यहाँ पे किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। सरकार क्या रूल बना रही है टूरिज्म के बारे में, कौन से रिलैक्सेशंस दे रही है,
और कंजर्वेशन के जो उनके एफर्ट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो उन्होंने मानदंड अपनाए हैं, वो कितने फ़ायदेमंद हैं, कितने, ये एक चीज़ है जो ये कंजर्वेशनिस्ट पूरे वर्ल्ड के सामने खोल देते हैं। तो पूरी सिटीजनशिप जो है, पूरी सिटीजनरी जो है देश की, खास करके जो लोग जिनके पास टाइम है, वो अवेयर हो जाते हैं कि देखिए कॉर्बेट एक पार्क है, ये रणथंभौर एक पार्क है, वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको कैसे एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर साथ में इसका जो दूसरा और तरह से कह सकते हैं कि बुरा पहलू है, वो ये है कि मैक्सिमम लोग जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जाते हैं, जो उसका लुत्फ़ उठाते हैं, उन्हें इस बात की बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, और उनको कोई ट्रेन भी नहीं कर पाता है उतने कम समय में कि असलियत में यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे आप बहुत लोगों से पूछेंगे तो शायद किसी ने उनको ये बताने का प्रयास ही नहीं किया है कि टाइगर कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है पूरा, वो इट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद टाइगर कंजर्वेशन अलोन। टाइगर कंजर्वेशन का मतलब है एपेक्स प्रेडेटर है, तो उस पूरे इकोसिस्टम को आपको प्रिजर्व करना है। उस इकोसिस्टम में वाटर बॉडीज़ भी हैं, वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स हैं, फौना है, और जो अंगुलेट्स हैं, जो ग्रास ग्रेजिंग करते हैं, जो टाइगर के प्रे हैं, इन सब के लिए भी आपको कंजर्वेशन के डिवाइसेस और सब कुछ आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो चूंकि ये फूड चेन है और इकोसिस्टम में हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, तो अगर आपने इस चेन में कहीं भी लापरवाही बरती, कहीं पर भी आपने कंजर्वेशन को ढिलाई दिया, आपने ये कर लिया कि हिरन के कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देंगे, सांबर डियर के कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देंगे, वाटर बॉडीज़ नहीं बनाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ही दिनों में वहाँ उस इकोसिस्टम में टाइगर भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को, इन कनेक्शंस को बहुत सारे लोग नहीं जानते। और फाइनली इसमें एक चीज़ ये है कि जिस दिशा में जो भी पॉलिसी वर्ल्ड ओवर में फॉलो हो रही है, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो भी डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं जो वर्ल्ड ओवर इस समय एक्सेप्टेड हैं और सब जगह प्रैक्टिस में लाए जा रहे हैं, वो एट ऑड है, वो एट वेरिएंस है कंजर्वेशन के। मतलब ये बहुत मुश्किल काम है कि आप कंजर्वेशन को भी प्रॉपर अटेंशन दे लें और साथ में आप अर्बन अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं, आप और सिटीज़ को बनाएं। ये दोनों चीज़ एक साथ कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपने कभी अपने जो खींचे हुए चित्रों की कभी प्रदर्शनी लगाई है क्या? नहीं, बहुत बड़े पैमाने में नहीं लगाई है। कुछ लोगों ने कुछ तस्वीरें ले जाके सेक्शंस में लगाया है, पर ये काम करना है मुझे शीघ्र ही। मैं प्रिंट आउट्स ही अभी हाल में ही लेना शुरू किया हूँ, अदरवाइज ये सब सॉफ्ट कॉपी ही रहते थे। एक आखिरी और सूक्ष्म प्रश्न, आपने इस अपनी विधा में और इतनी हॉबी में कितना पैसा खर्च किया और आपके पास कितने और कौन कौन से कैमरे हैं, संक्षेप में बताएं। ये मैं निकॉन का ही लवर हूँ, मैं निकॉन के ही इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ और एंट्री लेवल से लेके मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सेकेंड हैंड कैमराज ही लूँ। तो इस समय मेरे पास 3 कैमरे हैं और तीनों ही सेकेंड हैंड मैंने खरीदे, और लेंस भी मैं सेकेंड हैंड ही प्रेफर करता हूँ। 500mm और 600mm के लेंस हैं, वो भी जो यूज्ड होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं मार्केट में। बाकी लोग मिररलेस पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इस समय मिल जाता है। मेरे मतलब एक रफ एस्टिमेट में ये कह सकता हूँ कि 2004 से लेकर अब तक राउंड अबाउट क्यूमुलेटिव वे में शायद मेरे पास जो खर्च किया होगा वो 5 लाख के आसपास किया होगा। धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मण।